जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आज देख रहे हैं हम लोग कि सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं, उनका लंबे समय से वापसी का इंतजार चल रहा था और आखिरकार उनकी घर वापसी हो चुकी है, पृथ्वी पर वो लौट आई हैं। ये आप देख रहे होंगे पैराशूट्स के माध्यम से, ये आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल है जो कि आईएसएस से वापस पृथ्वी पर आया था। ये फ्लोरिडा के तट पर यहाँ पर समुद्र में गिरा था और यहीं से फिर यहाँ पर जो टीम आई थी उसने रेस्क्यू किया था हमारे 4 एस्ट्रोनॉट को जो वहां से लौट कर आए थे। अगर हम इसकी बात करें आगे दोस्तों, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सुनीता विलियम्स का लंबा आईएसएस का दौरा रहा है, ये आईएसएस दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहां पर सुनीता विलियम्स रही थी। और एक तरीके से देखा जाए तो ये अनस्केड्यूल सबसे लंबा स्टे था किसी भी एस्ट्रोनॉट का। वहां पर कई सारे रिसर्च वर्क में वो लगी रहीं, कई सारे माइक्रोग्रेविटी के रिसर्च थे उनमें वो लगी रहीं, साइंटिफिक अपने जो काम थे उसमें लगी रहीं और किसी भी तरीके से अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा और आखिरकार वो वापस यहाँ पर आई हैं। लगभग लगभग 286 दिन तक जो है सुनीता विलियम्स आईएसएस पर रही थी। दोस्तों यहीं पर एक बात जान लेते हैं कि कौन कौन ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं जो सबसे लंबे समय तक किसी भी अंतरिक्ष स्टेशन पर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो नाम है वो रूसी अंतरिक्ष यात्री का आता है, जिनका फोटो आप यहां पर देख रहे होंगे। इनका फोटो आप देखेंगे तो ये देखिए आईएसएस से पहले, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पहले एक और स्पेस स्टेशन था जिसका नाम था मीर स्पेस स्टेशन। मैं आपको भी उसका इमेज भी दिखाऊंगा। वो आईएसएस से पहले था, 1986 से लेकर 2001 तक मीर स्पेस स्टेशन वहां पर कार्यरत था। उसके हटने के बाद ही वहां पर आईएसएस आया है। तो ये रशियन एक एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम यहां पर लिखा है, देखिए वेलेरी पॉलिकेव इनका नाम है। ये सबसे लंबे समय तक मीर स्टेशन पे रहे थे और लगभग लगभग 438 डेज, 438 दिनों तक ये मीर जो हमारा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है वहां पर ये रहे थे। ये एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन मीर का ये फोटो है जो आईएसएस से पहले अंतरिक्ष में कार्यरत था, 2001 तक रहा। उसके बाद फिर हमारा आईएसएस आ गया तो वहीं पर ये लगभग लगभग 438 दिन तक रहे थे और अब तक का सबसे लंबा जो एक बार में सिंगल एक टूर पर सबसे लंबा स्टे जो है वो इनका रहा है मीर स्टेशन पर। तो आईएसएस पर देखिए सबसे लंबा जो स्टे है वो एक और एस्ट्रोनॉट है, उनका नाम देखिए, ये उनका फोटो यहाँ पर है ये, और नाम इनका है यहाँ पर देखिए फ्रैंक रूबिरो। ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं फ्रैंक रूबिरो, जो आईएसएस पर सबसे लंबे समय तक रुकने वाले एस्ट्रोनॉट हैं और इनका जो टाइम पीरियड है वो सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक रहा था। लगभग लगभग 371 डेज तक, 371 दिनों तक ये आईएसएस पर रुके थे। तो 3 मैंने आपको प्रश्न बता दिए यहाँ पर। अगर हम सुनीता विलियम्स के अभी के स्टे की बात करेंगे तो वो अनस्केड्यूल लॉन्गेस्ट स्टे था, यानी बिना शेड्यूल किया हुआ लॉन्गेस्ट स्टे था। अगर हम आईएसएस पर लॉन्गेस्ट स्टे की बात करेंगे तो फ्रैंक रूबिरो का नाम आएगा, 371 डेज तक। अगर हम बात करेंगे ओवरऑल, तो ओवरऑल मीर स्पेस स्टेशन पर जो हमारे अभी रशियन हमारे दो वेलेरी पॉलिकॉव थे, उनका स्टे सबसे लंबा था 438 डेज तक। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉट रहे हैं जो लंबे समय तक हमारे अंतरिक्ष में रहे हैं, उनकी भी एक बार निगाह डालेंगे। ये देखिए लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो सबसे लंबा स्टे आपको देखिए दिख रहा है फ्रैंक रूबिरो का है, 371 डेज तक इनका जो है वहां पर स्टे रहा था। उसके बाद फिर मार्क वेंडे है ही हैं जो 355 डेज तक रहे हैं आईएसएस पर। ये सारे आईएसएस के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो मैंने वेलेरी पेलिको बताए हैं वो मीर स्टेशन पे थे जो आईएसएस से पहले था। तो फ्रैंक रूबिरो सबसे ऊपर है, फिर मार्क वेंडे हैं, फिर स्कॉट केली हैं, क्रिस्टीना कोच हैं और उसके बाद पेगी वॉटसन है। इनका फोटो मैं भी आपको दिखाऊंगा। पेगी वॉटसन, पेगी वॉटसन महिला हैं और सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रुकने वाली महिला का रिकॉर्ड जो है वो पेगी विटसन के नाम पर ही है, जो 289 डेज तक वहां पर रही थी। उसके बाद फिर सुनीता विलियम्स और बच विलमोर है जिनको अभी वापस लाया गया है। ये लगभग लगभग 288, 287, 286 ऐसा आंकड़े चल रहे हैं हर जगह पे। उस आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग लगभग इतने दिनों के लिए वहां पर ये रहे थे। फिर उसके बाद और भी लंबी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम पेगी वॉटसन की बात करेंगे तो पेगी वॉटसन से पहले एक और चेहरा मैं आपको दिखा दूं। ये एक और चेहरा है, इनका नाम है देखिए ओलेग कोर्नोकेको। ये रशिया के एस्ट्रोनॉट हैं। देखिए ये बार बार गए हैं, बार बार गए हैं और
एक बार में नहीं बल्कि कई बार में अंतरिक्ष में जाकर लगभग 1000 दिनों से भी ज्यादा अंतरिक्ष में बिता चुके हैं। ठीक है, जो भी लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, ये लिस्ट कैसी है, ये एक बार में जो अंतरिक्ष में रुके हैं सबसे लंबे समय के लिए। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कई बार में गए हैं और कई बार में जाकर लगभग 1000 दिन जो है वो वहां पर बिता कर आए हैं। 374 यहां पर इनका जो था वो लास्ट डेट था जो वहां पे गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। कुल मिला के लगभग 1000 दिनों तक ये अंतरिक्ष में रुक चुके हैं, रशिया के ये एस्ट्रोनॉट हैं। अगर हम बात करें पैगी वॉटसन की, तो ये पैगी वॉटसन का फोटो है, इमेज है। ये एक यूएस की एस्ट्रोनॉट हैं और कुल मिला के अंतरिक्ष में ये 675 दिनों तक रह चुकी हैं, 675 डेज तक ये वहां पर रह चुकी हैं। और हालिया ये सबसे लंबे जो ट्रिप करके आई थी वो 289 डेज की थी अंतरिक्ष में। तो दोस्तों इसको देख लीजिए, यही है वो बोइंग कंपनी का बनाया हुआ स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट। दोस्तों कहानी यहीं से शुरू होती है। हुआ यह था कि इस बोइंग के स्टार नाइलर की कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए ही सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस बोइंग के स्टार लाइनर की कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए वहां गए थे, लेकिन वहां पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो फंस गए। तो यही है वो बोइंग का स्टार लाइनर जिसको हमने बनाया था ताकि हम यहां से अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को भेज सकें, अंतरिक्ष यात्रियों को भेज सकें। अगर बोइंग के स्टार लाइनर की बात करें तो इसमें भी कई सारी खूबियां हैं और कई सारी इसमें खामियां भी देखी गई थी। दोस्तों हुआ यह था कि जो बोइंग का स्टार लाइनर है, ये जब अंतरिक्ष में गया था तो वहां पर इसके जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसमें कुछ खामियां आई थी, और वो खामी थी हीलियम के लीकेज की। हालांकि इस बोइंग के स्टार लाइनर को हमने बनाया था एक प्रोग्राम के तहत, जो नासा का एक प्रोग्राम था, ठीक है ना, क्रू प्रोग्राम था, कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम था। इस कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत ही इसको बनाया गया था और मकसद यही था कि आगे आने वाले टाइम में इसी के थ्रू सारे अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस पर भेजा जाएगा और वहां से आईएसएस से सारे अंतरिक्ष यात्रियों को समय समय पर बुलाया जाएगा। लेकिन जब इसकी फ्लाइट हुई, जब सुनीता विलियम्स और विल्मोर गए थे तो वहां पर इसमें कुछ टेक्निकल खामी आ गई थी, जिसकी वजह से वहां पर ये स्टक हो गए थे, वहां से वापस नहीं आ पाए। तो बोइंग का ये स्टार लाइनर है, उसका नाम देखिए क्या है, CST 100 स्टार लाइनर इसका नाम है पूरा। और ये अंतरिक्ष यात्रियों को LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में ही पहुंचाता है। नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया था और एक बार में लगभग 7 पैसेंजर्स को ये लेके जा सकता है। खास बात यह है कि ये रीयूजेबल है, इसको दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है और दोबारा से लगभग 10 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, और वो है 6 मंथ का। अब कहानी है कि भाई क्यों फंस गए थे, ऐसा क्या हुआ था कि ये वापस नहीं आ पाए थे। तो मैंने अभी आपको बताया, हुआ ये था कि जो स्टारलाइनर है इसमें बहुत सारे थ्रस्टर्स होते हैं इसके प्रबंधन सिस्टम में, और थ्रस्टर्स का काम होता है पुल देना, थ्रस्ट पैदा करना, ताकि स्पेस क्राफ्ट जो है आगे की ओर बढ़ सके। इस थ्रस्ट को पैदा करने के लिए यहां पर यूज होती है हीलियम गैस, जो कि एक इनर्ट गैस है। लेकिन हुआ ये कि हीलियम गैस में कुछ लीकेज पाया गया, कुछ रिसाव पाया गया। अब जो गैस थ्रस्टर्स को पावर दे रही है थ्रस्ट क्रिएट करने के लिए ताकि स्पेसक्राफ्ट आगे की तरफ बढ़ पाए, वही गैस अगर लीक हो जाए तो उसका थ्रस्टर काम ही नहीं करेगा। जब थ्रस्टर काम नहीं करेगा तो फिर वो स्पेसक्राफ्ट सही से चल नहीं पाएगा। अगर हम स्पेसक्राफ्ट की बात करेंगे तो इसमें थ्रस्टर्स थे कुल मिला के 5 में से एक थ्रस्टर में हीलियम का जो लीकेज है वो पाया गया। नासा ने देखा तो नासा को लगा कि भाई 4 थ्रस्टर तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक में केवल लीक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चला जाएगा। इसके अलावा भी लगभग 28 जो थ्रस्टर्स थे वो भी इसमें छोटे छोटे ऐड किए गए थे। तो नासा को लगा कि भाई एक में अगर लीकेज है तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ये जा सकता है। दूसरी बात एक और भी थी दोस्तों, बहुत खास बात थी, वो ये है कि सुनीता विलियम्स और जो बच विल्मोर थे, ये दोनों ही कोई नए नवेले नहीं है। ये दोनों ही बहुत ही अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं और दोनों का ही ये तीसरी बार अंतरिक्ष में जाना था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जा रहे थे। तो नासा को भरोसा था कि ये लोग मैनेज कर लेंगे। अगर विलियमसन की बात करें, 59 साल की हैं, 59 ईयर्स की हमारी सुनीता विलियम्स हैं, और पहले भी देखिए 2006 से 7 के बीच में वो 196 दिन के लिए अंतरिक्ष में रही थी, और फिर 2012 में 127 दिन तक ये अंतरिक्ष में ऑलरेडी रह चुकी हैं। अब तीसरी बार जब गई हैं तो 286 डेज तक वहां पर ये रुक कर आई हैं।
इसी प्रकार अगर विल्मोर की हम लोग बात करें तो विल्मोर भी देखिए पहले भी जा चुके हैं, 62 वर्षीय हैं विल्मोर, 3 साल और बड़े हैं सुनीता विलियम्स से। और ये भी पहले देखिए 178 दिनों तक आईएसएस पर रह चुके हैं। आईएसएस पर नासा का पूरा प्रोग्राम फिक्स होता है, कब कौन सी फ्लाइट जानी है उसके लिए पूरे अरेंजमेंट होते हैं। और दोस्तों ये कोई सड़क का रास्ता नहीं है जिसमें जब चाहे जिधर चाहे दोस्तों ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग गाड़ी को मोड़ ले, नहीं, ये अंतरिक्ष की यात्रा है और यहाँ पर एक यात्रा करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, स्पेस क्राफ्ट लगता है और कई लंबी बड़ी टीम लगती है जो उस पूरी यात्रा को मॉनिटर करती है, तब कहीं जाके यात्रा हो पाती है। शायद इसलिए भी तुरंत ही ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट अवेलेबल नहीं कराया जा सका। तो इस प्रकार का एक क्रू, एक ड्रैगन कैप्सूल है स्पेस एक्स कंपनी का, जिसके थ्रू हमारे विलियमसन और विल्मोर दोनों को वापस यहाँ पर लाया गया है। मैकलेन, एरियस, पेस्कोव एंड ओनिशी, ये 4 हमारे एस्ट्रोनॉट हैं जो कि इस स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से आईएसएस में इस समय पहुंचे हैं। ये 4 लोग पहुंचे हैं, इनको नाम दिया गया है द क्रू 10 मिशन। और इसके बाद देखिए ये 4 लोग हैं जो उस कैप्सूल में बैठे हुए हैं, जो वहां से लौट कर आए हैं, इनको द क्रू 10 एस्ट्रोनॉट नाम दिया गया है, जिसमें निक हेज हैं, अलेक्जेंडर गोर्बनोव हैं, विलियमसन हैं और विल्मोर हैं, है ना। हमारे विलियमसन, सुनीता विलियम्स, ये यहाँ पे देखिए यहाँ बैठी हुई हैं सुनीता विलियम्स, और विल्मोर हमारे जो साथ में आए हैं, यही दोनों वहां पर फंसे थे काफी लंबे समय से। बाकी दोनों काफी लंबे समय से नहीं फंसे थे, लेकिन लौट के साथ में आए हैं। ये आपने एक इमेज देखा होगा, ये सोशल मीडिया पर देखा होगा, न्यूज पर देखा होगा और भी कहीं देखा होगा, जब आईएसएस के उस कैप्सूल से, यानी जब स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से इन दोनों को निकाला गया, विलियमसन और विल्मोर को, यहां पर देखिए दोनों लोग इस प्रकार से लेटे हुई अवस्था में हैं, पैरों को बिल्कुल सीधा यहां पर किया हुआ है और इसी अवस्था में ये लोग वापस आए हैं। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है चिकन लेग एंड बेबी फीट। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट रहता है अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी में, तो उसको बेबी फीट और चिकन लेग की समस्या हो जाती है। उसकी वजह दोस्तों ये रहती है कि देखिए अभी क्या है, हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारा सारा फोर्स, हमारा सारा जो वॉल्यूम है, सारा जो हमारा वेट है, वो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारे जो पैरों के फीट हैं, जो हमारे फीट हैं, यानी जो हमारे तलवे हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, वो स्ट्रांग है, वो सारे लोड को सहन कर पा रहे हैं। बट जब अंतरिक्ष में जाते हैं माइक्रोग्रेविटी में, तो वहां पर क्या होता है, हमारा पूरा वजन जो होता है दोस्तों, माइक्रोग्रेविटी है वहां पर, तो नीचे की ओर जाता ही नहीं है, वहां पर एक तरीके से अपलिफ्ट कर जाता है, यानी ऊपर की तरफ हमारा वेट आ जाता है और हमारे तलवे जो है पैर के, वो कमजोर हो जाते हैं, वो किसी भी तरह के वजन को नहीं ले पाते। और क्योंकि ये लोग लगभग लगभग 9 महीने से माइक्रोग्रेविटी में थे, यानी तलवों को 9 महीनों से उस वेट का एहसास नहीं हुआ है, उस वजन का एहसास नहीं हुआ है, और इसी वजह से वो कमजोर हो गए हैं। और अब अगर ये जमीन पर पैर रखेंगे, अगर धरती पर ये पैर रखेंगे, तो फिर इनको खड़े होने में प्रॉब्लम होगी, चलने में प्रॉब्लम होगी, और यही समस्या दोस्तों बेबी फीट की समस्या कहलाती है। हम जब ग्रेविटी में रहते हैं तो वजन के साथ साथ जो पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो है, वो भी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ रहता है ना, नीचे की तरफ ज्यादा रहता है, ठीक है ना। बट जब माइक्रोग्रेविटी में कोई जाता होगा, वहां तो ग्रेविटी है ही नहीं, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी का जो 70% फ्लूइड है, केवल ब्लड नहीं बल्कि हमारी बॉडी का जो 70% फ्लूइड है, जिसका डाउनवर्ड डायरेक्शन रहता है, डाउनवर्ड फ्लो रहता है, माइक्रोग्रेविटी में जाने के बाद वो डाउनवर्ड रहेगा ही नहीं, क्योंकि अब उसे नीचे कोई खींच नहीं रहा है। तो वो क्या होता है, एक्सीडेंटली ऊपर की तरफ, यानी अपलिफ्ट कर जाता है और दिमाग की तरफ जाता है। अब यहीं पर दोस्तों कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, जिसको आप बड़े ध्यान से आप समझिए। सबसे पहला, जब दिमाग तक खूब सारा फ्लड पहुंच रहा है, फ्लूइड पहुंच रहा है, तो ब्लड भी पहुंच रहा होगा। इस वजह से साइकोलॉजिकली दिमाग क्या करता है, ब्लड के फॉर्मेशन को कम कर देता है। जब ब्लड का फॉर्मेशन कम होता है तो आरबीसी भी कम हो जाती हैं, और आरबीसी भी कम हो जाती हैं तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। और दोस्तों यही कंडीशन कहलाती है स्पेस एनीमिया। आपने पढ़ा होगा एनीमिया क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड का कम हो जाना, हमारी बॉडी में आरबीसी का कम हो जाना, ठीक है। बिल्कुल इसी टाइप का एनीमिया स्पेस के एस्ट्रोनॉट भी फील करते हैं, क्योंकि उनको स्पेस एनीमिया हो जाता है। तो अगर हम एस्ट्रोनॉट कोई भी स्पेस में रहता है, माइक्रोग्रेविटी में रहता है, तो हर एक महीने में वो रहता है, और हर एक महीने में जो उनकी बोन डेंसिटी है वो भी 1% तक कम हो जाती है। यानी हर महीने जब वहां रह रहे हैं तो हर एक महीने में उनकी बोन डेंसिटी 1% कम हो जाती है। आप समझ रहे हैं कितनी खतरनाक ये बात है कि हमारी जो बोन डेंसिटी है वो भी कम हो जा रही है। यहां पर बोन डेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब बोन्स भी मजबूत नहीं हो रही है बल्कि कमजोर हो रही हैं, ठीक है ना। तो वो इनको भी फील हो रहा है, इनकी बोन डेंसिटी जो है वो कम हो गई है। अब उसको वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा, जिसमें इनको लंबा समय यहां पर लग सकता है।
तो ये कुछ देखिए दोस्तों फीचर्स हैं, ये कुछ सिम्पटम्स हैं जो एस्ट्रोनॉट को फील होते हैं जब वो अंतरिक्ष में से वापस आते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, किडनी स्टोन का उनको रिस्क जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम है वो भी दोस्तों बहुत वीक उनका हो जाता है। उसकी कई सारी वजह रहती हैं, हम लोग एक अलग वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। विजन जो है वो भी दोस्तों खराब हो जाता है। रेडिएशन जबरदस्त है, वहां पर सोलर रेडिएशंस हैं और आउटर स्पेस के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी कॉस्मिक रेज हैं, उन सबका रेडिएशन जो है वो भी हमारी बॉडी में पेनिट्रेट होता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, प्रॉब्लम हमें होते हैं। मसल हमारी वीक हो जाती हैं, हमारी जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जो हमारा हार्ट है वो भी श्रिंक्स हो जाता है, क्योंकि ब्लड कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो हार्ट भी हमारा श्रिंक्स हो जाता है और फ्लूइड भी हमारा, जो मैंने बताया आपको, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं इनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद उनको लंबे समय तक रिहैब सेशन में भी रहना पड़ता है। क्या क्या रीजंस रहते हैं और भी जो एस्ट्रोनॉट को परेशान करते हैं हमारे अंतरिक्ष में। तो देखिए मैंने बताया आपको, कॉस्मिक रेज परेशान करती हैं, कॉस्मिक रेज वहां पर होती हैं जो बहुत सारी हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करती हैं, मुश्किल में डालती हैं। साथ में जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं आउटर स्पेस के, वो भी हमारी बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो हमें दिक्कत करते हैं। साथ में सोलर रेडिएशन है ना। इसके अलावा जो हमारे सेलुलर डीएनए है उस तक को हमारा डिस्टर्ब कर देते हैं ये सारे रेडिएशन और ये सारे पार्टिकल्स। एक बात और बता दें आपको कि डीएनए के डिस्टर्ब होने के बाद हमारे अंदर म्यूटेशंस कई सारे देखे जाते हैं अगर लंबे समय तक हम अंतरिक्ष में रहते हैं। और म्यूटेशंस ये कभी कभी जो है वो दोस्तों सही भी नहीं हो पाते। साथ में कैंसर का खतरा भी सारे एस्ट्रोनॉट को बढ़ जाता है अगर लंबे समय तक वो हमारे अंतरिक्ष में रहते हैं। यहाँ पर एक वीडियो और बनाया मैंने जिसमें मैंने बताया है कि आखिरकार क्यों सुनीता विलियम्स वापस नहीं लौट पाई थी, आखिरकार कैसे वो उनकी यात्रा जो है तुरंत नहीं हो पाई थी और वहां फंस गई थी, क्या क्या रीजंस थे, उसको हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया है। आप जरूर मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। साथ में एक और वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगा और वो है ये बेबी फीट और चिकन लेग्स पर।